हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th के आरो भाग 2 का गद्य खंड के प्रश्नोत्तर, जिसमें चैप्टर 1 से 8 तक के पूरे गद्य पाठ के क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो सॉल्व करते हैं, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम महादेवी वर्मा, उमा शंकर जोशी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या फणीश्वर नाथ रेणु। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर करती है? शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर, मनुष्य के अपने प्रयत्न पर, उपर्युक्त सभी पर। तो मनुष्य की क्षमता उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा पर भी, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न पर भी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, बाजार दर्शन निबंध किस रचनाकार का है? तो बाजार दर्शन, क्वेश्चन 2 बन गई इसमें। बाजार दर्शन कौन सी कृति है? तो बाजार दर्शन एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद या अज्ञे। तो राइट रहेगा ऑप्शन 1, बाजार दर्शन निबंध के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास की धूल उड़ाती चली गई मोटर, वाक्य में रेखांकित पद का आशय क्या है? मैं पैदल चल रहा हूँ, पास की धूल उड़ाती चली गई मोटर। इसमें रेखांकित मैं पद का आशय क्या है? लेखक से, मित्र से, परचेजिंग पावर से या भगत जी से। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, मैं पैदल चल रहा हूँ में मैं का आशय लेखक से है। नेक्स्ट है, भारत की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो सारे विश्व से अलग है? जन्म के आधार पर किसी का काम धंधा तय करना और उन्हें ऊंच नीच सिद्ध करना, कर्म के आधार पर किसी का काम धंधा तय करना या उन्हें ऊंच नीच सिद्ध करना, पूंजी के आधार पर किसी का काम धंधा तय करना और उन्हें ऊंच नीच सिद्ध करना, या विचारों के आधार पर किसी का काम धंधा तय करना और उसे ऊंच नीच सिद्ध करना। तो भारत में ऐसी कौन सी व्यवस्था है? भारत में एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्म के आधार पर किसी का काम धंधा तय करना और उन्हें ऊंच नीच सिद्ध करना। क्योंकि भारत में जातिवाद ज़्यादा है, तो जिस जाति में जन्म ले लिया वह बच्चा उसी जाति से संबंधित काम करेगा। तो इसमें राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, जन्म के आधार पर है। जैनेन्द्र कुमार ने बाजार दर्शन नामक निबंध में कपट की बढ़ती का क्या अर्थ बताया है? कपट की बढ़ती का अर्थ बताया है सद्भाव की घटती, सद्भाव की बढ़ती या उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, जैनेन्द्र कुमार ने बाजार दर्शन नामक निबंध में कपट की बढ़ती का अर्थ है सद्भाव की घटती। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वह मनुष्य पर धन और चेतन पर जड़ की विजय है। उक्त कथन जैनेन्द्र के किस निबंध से लिया गया है? तो जैनेन्द्र का निबंध कौन सा है? बाजार दर्शन। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अगर मैं इनके सारे ऑप्शन रिपीट करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ ऑप्शन आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ आंसर बोल रही हूँ। चलिए आगे। ये तो इसलिए दिखाया गया कि इस प्रकार से पेपर आएगा। श्रम विभाजन की जाति प्रथा पाठ में लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है? तो श्रम की सबसे बड़ी विशेषता किसे मानता है? लोगों को स्वेच्छा से स्वरुचि के अनुसार काम करने का अवसर नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों की जो इच्छा होती है वो कार्य उन्हें अपनी रुचि के अनुसार नहीं मिलता, बल्कि जातिवाद के अनुसार उनका कार्य निश्चित किया जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अंबेडकर किस समाज को आदर्श मानते हैं? जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो, जिसमें आपसी भ्रातृत्व भाईचारा हो, उपर्युक्त सभी। तो अंबेडकर उपर्युक्त सभी को समाज को आदर्श मानते हैं, जिसमें स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो और भाईचारे की भावना भी विद्यमान हो। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। बाजार की सार्थकता जानता है। बाजार की सार्थकता कौन कौन से लोग जानते हैं? जो यह जानता है कि मुझे क्या चाहिए, जो वह जानता है कि मैं सब कुछ खरीदूं, फर्स्ट एंड सेकंड इनमें से कोई नहीं। तो बाजार की सार्थकता उनके लिए ज़रूरी है जो यह जानता है कि मुझे क्या चाहिए और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ ही बाजार से लेकर के आता है, वह बाजार की सार्थकता को समझने वाला इंसान है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लेखक ने बाजार दर्शन निबंध में शैतान का जाल किसे कहा है? पावर को, बाजार को, अर्थशास्त्र को या भगत जी को।
तो लेखक ने बाजार दर्शन निबंध में शैतान का जाल बाजार को कहा है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन, क्योंकि ये भरी पॉकेट को भी खाली कर लेता है बाजार। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सभी मनुष्यों के प्रति जैसा भाव होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी मनुष्यों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? सभी मनुष्यों के प्रति भाईचारे का, सभी मनुष्यों के प्रति श्रद्धा भाव का, सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान का, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी मनुष्यों के प्रति भाव होना चाहिए, भाईचारे का भी, प्रति श्रद्धा भाव भी और सम्मान का भाव भी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जैनेंद्र ने किसी जादू की सवारी कहा है भगत जी को, बाजार में खरीदारी को, अनावश्यक खरीदारी को या मनी पावर को। तो जैनेंद्र ने बाजार में खरीदारी को जादू की सवारी कहा है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन, क्योंकि बाजार में जब हम अपनी पॉकेट भर करके ले जाते हैं पैसा, तो हमें ये नहीं पता कि कितना खर्चा हो जाएगा और अनावश्यक वस्तु ज़्यादातर आ जाती है। बाजार दर्शन निबंध के अनुसार लेखक का पड़ोसी है चूरन, मित्र मंडल, भगत जी, बाजार। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, बाजार दर्शन निबंध के अनुसार लेखक का पड़ोसी भगत जी है, 4 ऑप्शन राइट रहेगा। गतिशील अबाध संपर्क और दूध पानी के मिश्रण में कौन सी समानता है? सबसे परस्पर संघर्ष का, सबसे उदारतापूर्वक मेल मिलाप का, परस्पर एक दूसरे के गुण को नष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, सबसे उदारतापूर्वक मेल मिलाप करना। नेक्स्ट है, लेखक ने किस सिद्धांत और व्यवहार को व्यवहार्य कहा है? सबके साथ समानता के व्यवहार को, सबके साथ असमानता के व्यवहार को, सबके साथ कटुता के व्यवहार को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा समानता के व्यवहार को, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, व्यवहार समान होना चाहिए भी। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है? सच्चा कर्म, अपूर्ण, मायावी या अनीति शास्त्र। तो बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, लेखक ने मानवता की कसौटी किसे माना है? लेखक ने मानवता की कसौटी किसे माना है? मानव मात्र को असमान माना जाए, मानव मात्र को एक समान माना जाए, मानव मात्र में परस्पर भेद किया जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव मात्र को एक समान माना जाए, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, बाजार दर्शन निबंध में लेखक के पड़ोसी भगत जी का सरनाम क्या पड़ा हुआ था? इमली, चूरन, मसाला या चटनी। भगत जी का नाम सरनेम चूरन पड़ा हुआ था, क्योंकि वह चूरन बेचने का काम करता था, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अंबेडकर ने जाति प्रथा के आधार पर काम धंधे अपनाने की परंपरा को क्या कहा है? समानता, असमानता, दासता या जातिवाद। तो अंबेडकर ने जाति प्रथा के आधार पर काम धंधे अपनाने की परंपरा को दासता कहा है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन, क्योंकि अंबेडकर नहीं चाहते थे कि जाति प्रथा के अनुसार देश में बच्चों को काम मिले, बल्कि अपनी स्वेच्छा से जो भी इंसान जो काम करना चाहता है वह काम करें, तो उसकी रुचि उस कार्य में अधिक होती है। तो इसलिए दास्ता बताया है अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, जैनेंद्र के किस निबंध में वैचारिकता, गहराई और साहित्य सुलभ का संयोग है? तो जैनेंद्र के बाजार दर्शन निबंध में वैचारिकता, गहराई और साहित्य सुलभ का संयोग अधिक देखने को मिलता है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। उक्त कथन काले पानी मेघा दे नामक संस्मरण में किसका है? तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, काले मेघा पानी दे नामक कौन सी कृति है? तो ये एक संस्मरण है। किसका था यह कथन? इंद्रसेना का, गांधी जी का, जीजी का या लेखक का? तो यह कथन जीजी का था, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। गगरी नामक शब्द धर्मवीर भारती के संस्मरण काले मेघा पानी दे में किसका प्रतीक है? काले मेघा पानी दे एक संस्मरणात्मक है, इसमें गगरी का अर्थ है देश के भंडार का, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मनुष्य को यथासंभव समान अवसर और समान व्यवहार देकर क्या पैदा की जा सकती है? न्यूनतम कार्यकुशलता, अधिकतम कार्यकुशलता, साधारण कार्यकुशलता, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम कार्यकुशलता पैदा की जा सकती है बच्चों में, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। शिरीष का वृक्ष बाहर की लू
उमस और तीखी गति की परवाह किए बिना फूलों से लदा रहता है और मस्त बना रहता है, इसलिए शिरीष को क्या कहा गया है? पुजारी, कालजयी अवधूत, गृहस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। शिरीष के वृक्ष बाहर की लू, उमस और तीखी गर्मी से परवाह किए बिना फूलों से लदा रहता है और मस्त बना रहता है, इसलिए शिरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत कहा है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को शिरीष का फूल किस कारण पसंद है? उसकी जीवन शक्ति के कारण, उसकी संघर्षता के कारण, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को शिरीष का फूल उसकी जीवन शक्ति के कारण और उसकी संघर्षता के कारण उसे पसंद था। तो उपर्युक्त सभी राइट रहेगा 3 ऑप्शन। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट हैं। भगतिन किस गांव की थी? तो भगतनी कौन से गांव की रहने वाली थी? मैरीगंज की, नागपुर की, हंडिया की, दातागंज की। हंडिया गांव की रहने वाली औरत थी, क्योंकि हंडिया गांव में ही भगतनी की शादी हुई थी, जिसका नाम भगतनी का नाम था लक्ष्मी। और लक्ष्मी का नाम भगतनी कब पड़ा था? जब वह महादेवी वर्मा के पास काम करती थी, तो उसकी देखभाल करती थी, तो महादेवी वर्मा ने ही उसका नाम भगतनी रखा था। तो राइट रहेगा इसमें 3 ऑप्शन। हांडिया गांव की रहने वाली थी। भगतनी ने लेखिका के सामने जो भोजन परोसा था उसमें क्या था? दाल रोटी, रोटी भात, दाल चावल, दाल बाटी। तो भगतनी ने लेखिका के सामने जो भोजन परोसा था उसका नाम वह था दाल रोटी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। शिरीष के नए फलों पत्तों को देखकर तथा पुराने फलों को देखकर लेखक को क्रमशः किसकी याद आती है? नए राजनेताओं के, पुराने ढीठ राजनेताओं की, नए राजनेताओं व पुराने अभिनेताओं की, नए अभिनेता व पुराने राजनेताओं की, नए अभिनेता व पुराने अभिनेताओं की। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नए राजनेता और वह पुराने ढीठ राजनेताओं की याद आती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रश्न करना है, युक्त कथन किस रचना से है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रश्न करना है, उक्त कथन किस रचना का है? यह भगतनी का है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किसका परम कर्तव्य था? भगतनी का था। ये किसने कहा? महादेवी वर्मा ने कहा है, क्योंकि वो महादेवी वर्मा के साथ उसकी छाया की तरह हमेशा उसके साथ रहती थी, उसकी देखभाल करती थी। भगतनी किस परिस्थिति से डरती थी? गांव जाने से, कारागार से, पिता से या ससुर से? तो भगतनी कारागार जाने से डरती थी। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है किसको शकुंतला के चित्र में कानों में शिरीष के फूल की कमी, पूर्णता की कमी नजर आ रही थी? कालिदास को, दुष्यंत को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। दुष्यंत को नजर आ रही थी। शिरीष के फूल निबंध में देश का एक बूढ़ा का संकेत किसकी ओर है? देश के एक बूढ़े का संकेत किसकी ओर है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ओर, लाला लाजपत राय की ओर, तात्या टोपे की ओर, महात्मा गांधी की ओर। तो शिरीष के फूल निबंध में देश का एक बूढ़े की संकेत महात्मा गांधी की ओर किया गया। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अवधूत किसे कहते हैं? फक्कड़ गृहस्थ को, फक्कड़ पुजारी को, फक्कड़ मस्त संत को या अमीर संत को? तो अवधूत कहा जाता फक्कड़ मस्त संत को। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? देहातीन, महादेवी ने देहातीन किसे कहा है? लक्ष्मी को, लक्ष्मण को, भगतनी को, उपर्युक्त सभी को? उपर्युक्त सभी को कहा है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, क्योंकि भगतनी के ही नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मी और भगतनी, तीनों एक ही औरत के नाम थे। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका वो फक्कड़ नहीं बन सका। जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। ये पंक्तियाँ किस लेखक के निबंध शिरीष के फूल से ली गई हैं? उमा शंकर जोशी, विष्णु खरे, धर्मवीर भारती या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल की रचना के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भगतनी किस वार को अपना मुंडन करती थी? रविवार को, सोमवार को, बृहस्पतिवार को या वीरवार को? तो वो करती थी बृहस्पतिवार को। राइट रहेगा 3 ऑप्शन।
भगतनी मुंडन कब करवाती थी? बृहस्पतिवार को। फल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है। वह इशारा किस तरफ है? माली की ओर, आकाश की ओर, सृष्टि नियंता की ओर या पक्षियों की ओर? तो ये है सृष्टि नियंता की ओर, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। फल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है। वह इशारा किस तरफ है? सृष्टि नियंता की ओर, विधाता की ओर, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। हमारी मालकिन तो रात दिन कित बियन माँ गड़ी रहती है। लक्ष्मण ने यह कथन भगतिन नामक संस्मरण में किसके लिए कहा था? यह लेखिका महादेवी वर्मा के लिए कहा था। और भगतिन क्या है? भगतिन एक संस्मरण है जिसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, राइट रहेगा इसमें 2 ऑप्शन। लेखिका के लिए बोला गया था, वो कित बियन में ही गड़ी रहती है। निम्न में से सीरीज के पुष्प का एक अन्य नाम क्या है? ग्रीष्म पुष्प, शीत पुष्प, वर्षा पुष्प या इनमें से कोई नहीं। तो सीरीज के फूल का अन्य नाम है शीत पुष्प, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। यह कथन भगतिनी नामक संस्मरण में किसका था? भगतिनी के पिता का, भगतिनी की बेटी का, लेखिका का या भगतिनी का? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, भगतिनी का था। किस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन क्या है? शिरीष का फूल, नमक, भक्तिन या बाजार दर्शन? तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, नमक। भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावना का मार्मिक वर्णन किसमें कहा गया है? नमक कहानी में बताया गया है। तो नमक कहानी में किसका वर्णन है? भारत पाक विभाजन का वर्णन किया गया भाई, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती, युक्त कथन भगतिन नामक संस्मरण में किसका था? यह महादेवी वर्मा का था, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पलाश और अमलतास में आप क्या समानता देखते हैं? दोनों पर कुछ दिनों के लिए रंगीन फूल आते हैं, दोनों के फूल क्षणजीवी होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन इसमें राइट हैं। समानता है, पलाश और अमलतास कुछ दिनों के लिए रंगीन फूल लाते हैं और दोनों के फूल क्षणजीवी होते हैं। क्षणजीवी यानी थोड़े समय के लिए होते हैं, तो इसका राइट रहेगा 3 ऑप्शन। धर्मवीर भारती ने किस संस्मरण में अंधविश्वास पर प्रहार किया है? कविता की मौत, इंद्रसेना, गुनाहों का देवता या काले मेघा पानी दे? धर्मवीर भारती ने इंद्रसेना संस्मरण में अंधविश्वास पर प्रहार किया है। किस संस्मरण में? धर्मवीर भारती ने किस संस्मरण में अंधविश्वास पर प्रहार किया है? तो ये काले मेघा पानी दे संस्मरण था। और किस बात पर? जो इंद्रसेना पानी मांगते हुए गांव में घूम रही थी, पानी की पहले ही कमी थी और वो पानी को बर्बाद कर रही थी, तो संस्मरण पूछ रहा है तो ये काले मेघा पानी दे। और अगर ये पूछ रहा है कि किस पर अंधविश्वास का प्रहार कर रहा था, तो इंद्रसेना पर कर रहा था। इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, अंधविश्वास तो इंद्रसेना पर किया जा रहा था, लेकिन संस्मरण पूछे तो काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का है। तो इसमें प्रहार किस पर किया है? इंद्रसेना पर कर रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार महाकाल देवता के कोड़ों की मार से केवल वे ही बच पाते हैं जो होते हैं देवता, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी या गंधर्व? तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार महाकाल देवता के कोड़ों की मार से केवल वे ही बच पाते हैं जो ऊर्ध्वमुखी होते हैं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कर्नाट राज की कन्या का नाम क्या था? शकुंतला देवी, मीनाक्षी, विजिका देवी, मेनका देवी? तो कर्नाट राज की कन्या का नाम था विजिका देवी, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। बोल गंगा मैया की जय कथन काले मेघा पानी दे नामक संस्मरण में किस मंडली का था? शिव मंडली का, गंगा मंडली का, मेंढक मंडली का या बजरंग मंडली का? मेंढक मंडली का। मेंढक मंडली किसे कहा गया है? जो बच्चों का ग्रुप घूम रहा था घर घर में पानी मांगने के लिए, तो उसको मेंढक मंडली कहा गया है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अदीब किनको कहते हैं? अभिनेताओं को, राजनेताओं को, साहित्यकारों को, संतों को?
तो अदीब साहित्यकारों को कहा जाता है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। लेखक धर्मवीर भारती किस समाज के संस्मरणों से प्रभावित था? वेदांत समाज का, बौद्ध धर्म का, ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, आर्य समाज का। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? काले मेघा पानी दे संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र या कहानी? तो काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। किसका है? धर्मवीर भारती का। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? नमक से, भक्तिन से, बाजार दर्शन से, शिरीष के फूल से? तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, नमक से लिया गया है। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? धर्मवीर भारती यहाँ पर किसकी ओर संकेत करता है? भ्रष्टाचार की ओर, अंधविश्वास की ओर, पानी की ओर, उपर्युक्त सभी? आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? धर्मवीर भारती यहाँ अंधविश्वास की ओर संकेत कर रहा है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। काले मेघा पानी दे संस्मरण में किस वस्तु का वर्णन है? शरद ऋतु का, बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का? तो काले मेघा पानी दे संस्मरण में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, इस कथन की लेखिका का नाम क्या है? तो इस कथन की लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। इंद्रसेना गांव में क्या मांगते हुए निकलती थी? गुड़, धानी, रुपये, पानी, अनाज? तो इंद्रसेना गांव में पानी मांगते हुए निकलती थी, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अटारी गाड़ी किन 2 देशों के बीच चलती है? भारत बांग्लादेश की, भारत चीन के, पाकिस्तान चीन के, भारत और पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी गाड़ी चल रही है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। धर्मवीर भारती ने विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व किस रचना में दिखाया गया है? धर्मवीर भारती ने विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व काले मेघा पानी दे रचना में दिखाया गया है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नमक कहानी के कथन हमारी जमीन हमारी पानी का मजा ही कुछ और है के वक्ता का नाम क्या था? पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त, सिख बीवी या सफिया? तो ये रहेगा सुनील दास गुप्त का कथन था, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। इंद्रसेना का लेखक पर असर क्यों नहीं पड़ा? इंद्रसेना का लेखक पर असर क्यों नहीं पड़ा? विज्ञान की पढ़ाई के कारण, आर्य समाजी संस्कार के कारण, कुमार सभा के उप मंत्री के कारण, उपर्युक्त सभी? तो इंद्रसेना का लेखक पर असर नहीं पड़ा, उपर्युक्त सभी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। वो विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, आर्य समाजी संस्कार थे उसमें, और वह उप मंत्री के कुमार सभा के उप मंत्री रह चुके थे, इसलिए राइट रहेगा 4 ऑप्शन, क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति थे। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, यह कथन किस पाठ से उद्धृत किया गया है? बाजार दर्शन से, शिरीष के फूल से, नमक से, भक्तिन से? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, नमक से। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया और आंचल में समा जाते हैं, यह कथन नमक कहानी से, नमक से लिया गया, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। देख बिना त्याग के दान नहीं होता, यह कथन धर्मवीर भारती को किसने कहा? माता ने, गुरु ने, जीजी ने या मित्र मंडल ने? देख बिना त्याग के दान नहीं होता, ये जीजी ने कहा था, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किसको कहा था? धर्मवीर भारती को कहा था। नमक कहानी में कहाँ रहने वाले लोगों की भावनाओं या संवेदनाओं को उभारा गया है? तो इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की संवेदनाओं को उभारा गया है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? श्यामानंद, चांद सिंह, बादल सिंह, लूटन सिंह? तो शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। लूटन सिंह के गुरु कौन थे? बादल सिंह, ढोलक, श्यामानंद या कोई नहीं? लूटन सिंह के गुरु थे ढोलक, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। लूटन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? हजारीबाग, मधुबनी, श्यामनगर या पटना में? लूटन सिंह दंगल देखने श्यामनगर में गया था, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रखी है, युक्त कथन पहलवान की ढोलक कहानी में किसका था? बादल सिंह का, पहलवान लूटन सिंह का, राजा साहब का या मैनेजर का? तो जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रखी, यह कथन राजा साहब का था, राइट रहेगा 3 ऑप्शन।
हाँ सरकार, यह अन्याय है। पहलवान की ढोलक कहानी में किसका कथन था? गांव का, मैनेजर का, सिपाही का या राजा का? तो ये मैनेजर का कथन था। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है? किन्नू को हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पहलवान की ढोलक नामक कहानी में रात्रि की भीषणता की ताल ठोककर कौन ललकारती रहती थी? कुत्तों की आवाज़, विभीषिका की आवाज़, ढोलक की आवाज़ या शेर की आवाज़? तो इसमें ढोलक की आवाज़ पुकारती रहती थी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जब महामारी आती है गांव में तो पहलवान पूरी रात ढोलक बजाते हैं और वह उस भीषण रात्रि में भी ठोक करके लोगों को हौसला देता रहता था वह ढोलक की आवाज़। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अगर सभी का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह होती भैया। नमक कहानी का यह कथन किसका था? सुनील दास का, सफिया का था, पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर का था या सिख बीवी का था? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। इसमें यह कथन सफिया का था। अगर सभी का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर की जगह होती भैया। यह सफिया का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। फणीश्वरनाथ नेरेणु के अनुसार मृत गांव में संजीवनी शक्ति कौन भरती रहती है? तो फणीश्वरनाथ रेणु के अनुसार पहलवान की ढोलक मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नमक कहानी में क्या चीज़ मानवीय भाईचारे और प्रेम का प्रतीक बन गई है? किन्नू की टोकरी, नमक की पुड़िया, संतरे की टोकरी या इनमें से कोई नहीं? तो नमक कहानी में नमक की पुड़िया चीज़ मानवीय भाईचारे और प्रेम का प्रतीक बन गई है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना, यह कथन पहलवान की ढोलक नामक कहानी में किसका था? पहलवान लोटन सिंह का था, बादल सिंह का था, चांद सिंह का था, उपर्युक्त सभी? तो यह कथन पहलवान लोटन सिंह का था कि मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगा देती। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो जब मेरी चिता सुलगाओ तो आप ढोलक बजा देना। तो ये कथन किसका था? पहलवान लोटन सिंह का था। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पहलवान लोटन सिंह ढोलक को ही अपना गुरु मानते थे। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के लेखक का नाम क्या है? चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के लेखक का नाम विष्णु खर्रे है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से चार्ली की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? उसने करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य स्थापित किया, उसने करुणा और हास्य के तत्वों में अंतर स्थापित किया, उसने चिंता और हास्य के तत्वों का सामंजस्य स्थापित किया, उसने करुणा और चिंता के तत्वों का सामंजस्य स्थापित किया। तो राइट रहेगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। चार्ली की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि उसने करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य स्थापित किया था। नेक्स्ट है मेकिंग ए लिविंग, मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगिरी, द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मोरिएंट बोर्ड, द सेक्रीफाइस आदि फिल्में किसकी हैं? ये फिल्मों के नाम हैं जैकी चैन की, राज कपूर की, चार्ली चैपलिन की या ब्रूस ली की? तो ये राइट रहेगा 3 ऑप्शन। चार्ली चैपलिन की फिल्में थी। पहलवान की ढोलक नामक कहानी में राजकुमार के आते ही दंगल का स्थान किसने ले लिया था? मृत गांव ने, पहलवान ने, घोड़े की रेस ने, कुत्ते की रेस ने? तो पहलवान की ढोलक नामक कहानी में राजकुमार के आते ही दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। चार्ली के भारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने कौन सी फिल्म बनाई थी जो वस्तुतः दी ट्रैप का शब्द अनुवाद है और चार्ली का भारतीयकरण है? तो वह पिक्चर थी आवारा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ली के भारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने कौन सी फिल्म बनाई थी? तो ये फिल्म किसने बनाई थी? राज कपूर ने बनाई थी। दी ट्रैप का शब्द अनुवाद है, चार्ली का भारतीयकरण है जिसमें वो है आवारा फिल्म। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लूटन ने अपने पुत्रों को कौन सी शिक्षा दी थी? व्यवहारिक, सांसारिक, राजनैतिक या सामाजिक? तो लूटन ने अपने पुत्रों की सांसारिक शिक्षा दी थी। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किसे फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, बहू, खानाबदोश, आवारागर्द की प्रस्तुत की है?
उसमें था राज कपूर, चार्ली चैपलिन, ब्रूस ली या जगदीप। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन चार्ली चैपलिन। नेक्स्ट है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 7, 8, 9 या 10। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में 9 रसों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, क्रोण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस। चार्ली चैपलिन की फिल्मों में ऐसा क्या नया है जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र को लिखना पड़ेगा? करुणा का एकाएक शोक में बदल जाना, करुणा का एकाएक हास्य में बदल जाना, शोक का एकाएक हास्य में बदल जाना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन करुणा का एकाएक हास्य में बदल जाना। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वे सबको देसी लगते हैं, वे बूट सूट के अलावा कुछ नहीं पहनते, वे किसी भी संस्कृति में विदेशी नहीं लगते, वे खुद हंसकर सबको हंसाते हैं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। तो 3 ऑप्शन राइट है। चार्ली की टीली होने का क्या आशय है? चार्ली के कारनामों के प्रतिरूप, चार्ली की पोशाक के प्रतिरूप, चार्ली के स्टाइल के प्रतिरूप, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन चार्ली के टीली होने का आशय है चार्ली के कारनामों के प्रतिरूप। नेक्स्ट है चेहरा चार्ली हो जाता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। हमारी कलाई पड़ोसी के सामने खुल जाती है, हमारी कलाई सबके सामने खुल जाती है, हमारी कलाई हमारे सामने खुल जाती है, इनमें से कोई नहीं। चेहरा चार्ली हो जाता है का आशय है हमारी कलाई हमारे ही सामने खुल जाती है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ली अपने चरित्रों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य को हमेशा हंसाना चाहिए, मनुष्य को अपने मूल स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए, मनुष्य को दूसरों को हंसाना चाहिए, मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए। तो चार्ली अपने चरित्र के माध्यम से हर व्यक्ति को समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं भूलना चाहिए। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। तो चेहरा चार्ली हो जाता है, वाकई में चार्ली शब्द में कौन सा अलंकार है? तो चार्ली जब एक ही शब्द बार बार आवर्ती हो रही है और अर्थ उसका सेम रहता है तो पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जिप्सी कौन कहलाए थे? जिप्सी वे खानाबदोश जो मूलतः भारत से अमेरिका में आए गए हैं, वे खानाबदोश जो मूलतः भारत से जापान में गए हैं, वे खानाबदोश जो मूलतः भारत से यूरोप में गए हैं, वे खानाबदोश जो मूलतः भारत से चीन में गए हैं। तो जिप्सी वे कहलाए थे जो वे खानाबदोश जो मूलतः भारत से यूरोप में गए थे। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जो खानाबदोश भारत से यूरोप में गए थे वो जिप्सी कहलाए थे। चार्ली की रगों में किसके संस्कार थे? नाना के, नानी के, पिता के, दादी के। तो चार्ली की रगों में नानी के संस्कार थे। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। चार्ली की कौन सी अदा सबके लिए सुपरिचित है? वह हर 10वें सेकंड में स्वयं को खतरे में डाल देता है, वह हर 10वें सेकंड में रोने लगता है, वह हर 10वें सेकंड में दौड़ने लगता है, इनमें से कोई नहीं। चार्ली की सबसे बड़ी अदा है जो सबको पसंद आती है वह है फर्स्ट कि वह हर 10वें सेकंड में स्वयं को ही खतरे में डाल लेता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। चार्ली की फिल्मों में किसका महत्व अधिक है? बुद्धि का, भावना का, दया का या तर्क का? चार्ली की फिल्मों में भावना का महत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। भारतीय संस्कृति ने चार्ली की कला को किस रूप में स्वीकार कर लिया है? पानी में तैरती बतख की तरह, पानी में तैरते घड़ियाल की तरह, पानी में तैरते सार्स की तरह या पानी में तैरते बगुले की तरह। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, पानी में तैरती बतख की तरह इसको स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में स्वयं पर हंसने के अवसर कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? होली के त्यौहार पर, गांव में लोक संस्कृति के उत्सवों पर, शादी विवाह के गीतों में, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन उपर्युक्त सभी। भारत में स्वयं पर हंसने के अवसर होली के त्यौहार पर भी देखने को मिलता है, गाँव में लोक संस्कृति के उत्सवों पर भी और शादी विवाह के गीतों में भी। तो राइट रहेगा उपर्युक्त सभी 4 ऑप्शन। चार्ली चैपलिन कौन था? वह एक महान हास्य अभिनेता था जिसने स्वयं पर हंसने का
गुण है? वह एक महान हास्य अभिनेता है जिसमें स्वयं पर रोने का गुण था। वह एक महान हास्य अभिनेता है जिसमें स्वयं को कोसने का गुण था। तो चार्ली चैपलिन कौन था? वह एक महान हास्य अभिनेता है जिसमें स्वयं पर हंसने का गुण था। वो अपने आप पर ही लोगों को हंसाता रहता था। तो वह एक चार्ली चैपलिन कौन था, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें कौन सा कैसा अभिनेता है? वो एक हास्य अभिनेता था। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पहलवान की ढोलक किसकी कहानी है? महादेवी वर्मा की, विष्णु खर्रे की, फणीश्वर नाथ रेणु की या धर्मवीर भारती की? तो पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पहलवान की ढोलक कहानी मुख्य रूप से किस पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है? चांद की, बादल सिंह की, लूटन सिंह की या काला सिंह की? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पहलवान की ढोलक कहानी मुख्य रूप से लूटन सिंह पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। 3 ऑप्शन राइट है। पहलवान की ढोलक कहानी में गांव किसकी चपेट में था? मलेरिया और हैजे की चपेट में था, अंधकार में था, भूखमरी में था या बाढ़ में था? पहलवान की ढोलक कहानी में गांव मलेरिया और हैजे की चपेट में था। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लूटन सिंह कितने वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष में, 5 वर्ष का था, 2 वर्ष का था या 7 वर्ष का था? लूटन सिंह जब अनाथ हुआ तो सिर्फ उसकी उम्र 9 वर्ष थी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पहलवान की ढोलक कहानी में किसका वर्णन हुआ है? लूटन की जिजीविषा एवं हिम्मत का, मलयुद्ध का, गांव की बाढ़ का, इनमें से कोई नहीं। तो पहलवान की ढोलक कहानी में लूटन की जिजीविषा एवं हिम्मत का वर्णन हुआ है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पहलवान की ढोलक कहानी के कहानीकार कौन है? पहलवान की ढोलक कहानी के कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। तो ये आपके आरोह भाग 2 का गद्य खंड के प्रश्नोत्तर थे, जिसमें चैप्टर 1 से 8 तक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।